Conductor placed in external electric field. Conductor placed in external electric field. कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? नेट फील्ड इनसाइड इट विल बी जीरो. अब इस फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करना तो कैसे करें? नेट फील्ड जीरो कैसे आया? इंड्यूस्ड फील्ड ने उसको बैलेंस कर दिया. नॉर्मली अगर हम आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर लेते हैं कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर लिया एंड यू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ऑपोजिट टू द फील्ड. सो इसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी एंड दिस स्टार्ट्स accumulating on one side and other side will have equal positive charge. अगर इस पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसकी डायरेक्शन, अगर टेस्ट चार्ज रखें इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए रिपेल करेगी और नेगेटिव की अट्रैक्ट. So induced electric field is opposite to the applied electric field. तो net field की डायरेक्शन initially we say it's towards right. जैसे जैसे चार्जेस accumulate होते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा. एक स्टेज है कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. Once they become equal, net field becomes. उसके बाद चार्जेस मूव नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि नेट फील्ड जीरो हो गया, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी. यू कैन डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं. एंड दिस हैपेंस वेरी क्विकली. मतलब तो इसलिए हम एज्यूम करते हैं जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखा चार्जेस डिस्प्लेस वेरी क्विकली एंड नेट फील्ड बिकम जीरो. एंड इन स्टैटिक्स बिकॉज जब बैटरी लगा देंगे तो बैटरी विल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप. Consider a conductor of arbitrary shape placed in uniform electric field of intensity the free electrons in the conductor experience force. Free electrons in the conductor experience force in direction opposite to the field. Therefore, as shown in the figure, a layer of negative charge is formed on one side and a layer of positive charge on the other. This layer of induced charges
generates electric field. This layer of induced charges generates electric field whose direction is opposite to the applied electric field. Whose direction is opposite to the applied electric field. As the accumulation of charges increases, as the accumulation of charges increases, the magnitude of induced electric field also increase. As the accumulation of charges increases, the magnitude of induced electric field also increase till a stage is reached where applied and induced field balance each other. Till a stage is reached where applied and induced field balance each other and net field inside the conductor reduces to zero. Balance each other and net field inside the conductor becomes zero. And net field inside the conductor becomes zero. This is the situation of static equilibrium. And results in electrostatic shielding. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंडक्टर के अंदर रख देंगे तो इट्स शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा एंड रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अब अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें तो क्या होगा? मतलब डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये तो कंडक्टर के क्रॉस किया. डाइलेक्ट्रिक डज नॉट हैव फ्री चार्जेस. तो डाइलेक्ट्रिक को हम दो वे में ले सकते हैं, या तो उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे. पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिनकी डाइपोल मूवमेंट है और सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है और सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इनिशियली बिकॉज अगर मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो व्हाट हैपेंस? जैसे मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड. अगर मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है in which center of gravity of positive and negative charges coinciding, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, we say positive charges in the polar molecule they experience force in the direction of field and negative charge होगा that experience force opposite to the field, so it results in the molecule getting polarized. कि एक साइड नेगेटिव चार्ज चला गया, एक साइड पॉजिटिव. दिस इज पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. कि पहले वो नॉन पोलर था, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव दूसरी तरफ. अब इसकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी. अगर पोलर मॉलिक्यूल था तो उसकी हम बोलते हैं नेचुरल डाइपोल मूवमेंट. दिस विल बी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इंड्यूस की है. अगर पोलर था तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, टॉर्क एक्ट करेगी. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज P क्रॉस E. टॉर्क का रोल क्या होगा? इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होते डाइलेक्ट्रिक में, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता, द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स गेटिंग अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अगर नॉन पोलर है तो पहले पोलराइज हो जाएंगे एंड देन अलाइन.
बिकॉज पोलर थे तो डायरेक्ट अलाइन हो जाते, नॉन पोलर थे पहले पोलराइज हो गए फिर अलाइन हो गए। तो उससे इफेक्ट क्या होगा? अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, सर डाइलेक्ट्रिक है, और मैंने इसके क्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, डाइपोल मूवमेंट अलाइन का मतलब डाइपोल मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल फील्ड, पी क्रॉस ई शुड बी जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सारे सिस्टम में इस फॉर्म में डाइपोल्स अलाइन हो गए। इट रिजल्ट्स इन, अगर इसको डायग्राम को देखें तो इट रिजल्ट्स इन अ लेयर ऑफ negative charges on one side and a layer of positive charges on the other। ये सारे ऐसे बन गए, इधर नेगेटिव चार्जेस, अगर मैं लूं कि इंड्यूस चार्जेस जो हैं ये माइनस क्यू आई की लेयर है, दिस इज प्लस क्यू आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन इंड्यूस चार्जेस के कारण? एक साइड नेगेटिव चार्जेस की लेयर बनी जिस पे टोटल चार्ज माइनस क्यू आई है, दूसरी साइड इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू आई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनके कारण? अगर मैं आपसे ऐसे पूछता, इन दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बीच में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड? एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के कारण ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड। टेस्ट चार्ज रखेंगे अगर तो पॉजिटिव शीट रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया? सिमिलरली है क्यू आई, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई एंड दिस विल बी प्लस सिग्मा आई। इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना होगा? एक साइड नेगेटिव चार्जेस की लेयर, एक साइड पॉजिटिव की। कंडक्टर में होता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बैलेंस कर देता है, इसमें बैलेंस नहीं कर सकता बिकॉज इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं है, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स है सिर्फ। उसमें है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ सकते थे, सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ, क्योंकि फ्री चार्जेस थे। इसमें हर नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव अटैच्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ रह गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड होता कितना है डाइलेक्ट्रिक के अंदर? मीडियम डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में फोर्स कितनी चेंज होती थी मीडियम से? नेट फोर्स डिक्रीजेस के टाइम्स, तो इसमें भी यही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के टाइम्स इनिशियल। इनिशियल कितना था?
दिस विल बी नेट फील्ड। तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया? सो इंड्यूस चार्ज बिकम्स सिग्मा इंटू 1 - 1/k। कितना इंड्यूस चार्ज होगा इसको क्यू की टर्म में भी लिख सकते हो, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू 1 - 1/k। तो कितना इंड्यूस चार्ज होगा दैट डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेटल के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी, मेटल के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी, के की वैल्यू इंफिनिटी है तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। समझ में आए? तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम बना लेना, थोड़ा छोटा बनाना था कि इतने सारे डाइपोल्स ना बनाने पड़े, मतलब ऐसे विड्थ उसकी कम कर देना, बिकॉज हमें सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है। डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Dielectric placed in external electric field. Insulator. Dielectric is insulator. So you can write dielectric can consist of either polar or non-polar molecule. Dielectric consists of either polar or non-polar molecule. When placed in external electric field, the polar molecules aligns themselves in the direction of polar molecules align themselves in the direction of external electric field. But if the molecules are non-polar, they get polarized. They get polarized due to external field and then align in the direction of external field. They get polarized due to external field and then align in the direction of external field. As shown in the figure, as shown in the figure, a layer of negative charge is formed on one side and a layer of positive charge on the other side.
if surface charge density in the layer of induced charges, if the surface charge density due to layer of induced charges is sigma I, the induced electric field is sigma I by epsilon naught. Induced electric field is sigma I by epsilon naught. If applied electric field is due to two oppositely charged sheets with charge density sigma, then net electric field intensity is, here note the net electric field intensity is ये एमसीक्यूज में यूज हो जाएगा आपका फॉर्मूला. Induced charge in a dielectric sigma is sigma 1 minus 1 by k. Written numerical. A short dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field. A short dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E parallel to P. In surrounding of this dipole, there exists a spherical equipotential surface. Find its radius. In surrounding of this dipole, there exists a spherical equipotential surface. Find its radius. Equipotential surface मतलब surface where potential is same. At all points on the surface, spherical surface potential is same. हमें ऐसे दिया है यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके अंदर एक शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड है. with dipole moment P. हमें शो करना है इसके सराउंडिंग्स में एक स्फेरिकल सरफेस है जिसपे पोटेंशियल सेम है, तो उसका रेडियस कितना.
शॉर्ट डाइपोल गिवन है, कैसे कर सकते हैं? डाइपोल के सेंटर से पोलर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी? P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square minus a square cos square theta। मैंने कहा शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है तो ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, तो पोटेंशियल कितनी होगी? आपके पास ये फॉर्मूला था ना, जनरल फॉर्मूला जो आपने एट एनी पॉइंट का लिखा था, दैट वाज दिस फॉर्मूला। अगर शॉर्ट डाइपोल है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब ए पे और बी पे पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। सेम होगी? मैंने डाइपोल मूवमेंट ऐसे बनाई है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ड्यू टू डाइपोल, VA is बिकॉज मैंने कहा था नेगेटिव के पास निकालोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव के पास निकालेंगे तो पॉजिटिव। तो ए पे माइनस पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, बी पे प्लस पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली VB is VB minus VA is हमें दिया है कि इट्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ये अभी कौन सी पोटेंशियल निकाली है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण ए और बी में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अब डाइपोल को मान लो हटा दिया मैंने, डाइपोल को हटा दिया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लेके आया, तो वर्क डन कितना होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी लेके आया हूं, पोटेंशियल बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हुई? ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस विल बी 2r cos थीटा।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो फोर्स कितनी लग रही है? E, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इज E, डिस्प्लेसमेंट इज 2r cos थीटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इंटू 2r cos थीटा। पोटेंशियल किसकी ज्यादा, ए की या बी की? ए की, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा। इसके हिसाब से, डाइपोल के हिसाब से, ए की पोटेंशियल ज्यादा थी बी की? डाइपोल के कारण बी की ज्यादा थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए की ज्यादा है। तो अगर ये डिफरेंस सेम हो जाए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, यही तो पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए से बी आए तो पोटेंशियल कम हुई, कितनी कम हुई? ई इंटू 2r cos थीटा। डाइपोल के कारण आप ए से बी आए तो पोटेंशियल बढ़ी, कितनी बढ़ी? के इंटू 2p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितनी कम हुई थी, डाइपोल के कारण अगर उतनी बढ़े तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब ए और बी की सेम पोटेंशियल होगी। तो इसको इक्वेट करके हम आर निकाल लेंगे। पहले यहां तक लिख लो, यहां तक आया समझ? क्या किया? यहां तक लिख लो, फिर दिखाता हूँ रीजन मैं इसका। You can write that. This implies that electric potential increases, electric potential due to dipole increases from A to B. Electric potential due to dipole increases from A to B, whereas due to external electric field, the electric potential decreases from A to B. If decrease in potential due to electric field
मतलब 2r cos थीटा इंटू ई, यहां से r की वैल्यू निकाल लो, 2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और p की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। r क्यूब इज पी के बाई ई। आया समझ कैसे किया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएं तो पोटेंशियल कम होती है, डाइपोल के कारण ए से बी जाने से बढ़ रही है। तो डाइपोल के कारण जितनी बड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर उतनी कम होगी तो दोनों की पोटेंशियल सेम होगी। नेक्स्ट रेट, two charges, two charges q and minus 2q, two charges q and minus 2q are placed at 0 0 and 6 0 respectively, coordinates दिए हैं 0 0 and 6 0 respectively. Find the locus of all the points. Find locus of all the points where electric potential is 0. Find locus of all the points where electric potential is 0. Find locus of all the points, मतलब वो points बताने हैं जहाँ पे potential 0 होगी. You are given that. A charge q is placed over here. इलेक्ट्रिक फील्ड में था कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नेट फील्ड 0 कहाँ होता है? आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, उसमें क्योंकि डायरेक्शंस इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, कि यहाँ पोटेंशियल 0 है। पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स है तो दिस इज अगर मैं पूछूं क्यू की पोटेंशियल यहां पे कितनी है, के इंटू क्यू अपॉन फॉर्मूला क्या पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाय आर, आर कितना है इस केस में से R1, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2q के कारण इधर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज है तो साइन के साथ लेना है, के इंटू माइनस 2q अपॉन R2। हमें कहा 0 पोटेंशियल चाहिए, मतलब इन दोनों की सम 0 होना चाहिए।
हो गया सॉल्व, बस खत्म है न्यूमेरिकल। तो एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दो, सेकेंड डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तभी तो लोकस का है कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस बताओ। लोकस क्या होता है, डेफिनेशन मैथ्स वाले बच्चे। लोकस पाथ, सेट ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाइज द कंडीशन बेसिकली। तो आप सॉल्व करोगे, आप देखना सर्कल की इक्वेशन बनेगी। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, देखो इक्वेशन क्या बनती है। हो गया सॉल्व। तो सर्कल की इक्वेशन, सेंटर एट -2 0 एंड रेडियस इज 4। अगर मैं इसको डायग्राम पे शो करूं, सेंटर एट -2 0 यहाँ पे कहीं पे, एंड रेडियस इज 4। तो हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, दैट विल बी समवेयर लाइक दिस। इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगी। सेंटर यहाँ पे, रेडियस इज 4। क्लियर है? बिकॉज यहां से कैसे पता चला मेडिकल वाले, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, x+2 इज 0, तो x इज -2। बेसिकली सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x नॉट की वैल्यू आ रही है -2,
और y नॉट की 0, r is 4. Next right. Uniformly charged sphere of charge density rho has a spherical cavity as shown in figure. Has spherical cavity as shown in figure. Find electric potential at the center of sphere with cavity. Find electric potential at a center of sphere with cavity. हमारे पास एक स्फीयर है एंड इसके अंदर देयर इज अ कैविटी. मान लो ऐसे. ये टोटल स्फीयर का सेंटर है, तो हमने बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी. पूरे स्फीयर के अंदर कैविटी ऑफ रेडियस, स्फीयर का रेडियस हम ले रहे हैं इट्स आर. और जो कैविटी का रेडियस है दैट इज r/2. यहाँ पोटेंशियल बतानी है. दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे तो कर दो दोनों पोटेंशियल्स ऐड. कैविटी प्रॉब्लम याद है पिछली बार भी की थी, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. उसमें क्या एज्यूम किया था? कैविटी कैन बी एज्यूम्ड एज ऑपोजिट चार्ज. मतलब आप कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो मान सकते हैं एक पूरा स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी रो है, और एक r/2 रेडियस का स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो है. तो कैविटी वाले रीजन में नेट चार्ज 0 आ जाएगा. तो एक बार पूरे स्फीयर की पोटेंशियल निकाल लो अगर चार्ज डेंसिटी रो है. एक बार कैविटी वाले रीजन में अगर चार्ज डेंसिटी माइनस रो है तो पोटेंशियल निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो. कैविटी प्रॉब्लम जब भी आएगी आप पहले पूरी बॉडी एज्यूम कर लोगे और कैविटी वाले रीजन को नेगेटिव चार्ज मान लेंगे. So you can read in cavity problems. In cavity problems, electric field and potential can be calculated by superposition principle if sphere has charge density rho. We can assume cavity to have, if sphere has charge density rho, we can assume cavity to have charge density minus rho. And electric potential at center is the sum of electric potential at the center is the sum of potential due to complete sphere at C and potential due to cavity region at C.
potential due to complete sphere at C and potential due to cavity region at point C. अब रेडियस हाफ दिया है और स्फीयर है, तो अगर रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी रो है, अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑन द कंप्लीट स्फीयर कितना है, so let it be q, let it be q will be 4/3 pi r cube into density. इसका वॉल्यूम 1/8 है, तो इस पे चार्ज -q/8, potential due to complete sphere at C. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 3k/2r। कंप्लीट स्फीयर के कारण पोटेंशियल है 3q/2r। अगर मैं सिर्फ कैविटी वाला रीजन करूं तो सी पॉइंट इसके सरफेस पे है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होती है, k/r, इसमें चार्ज -q/8, पोटेंशियल ड्यू टू कैविटी रीजन एट पॉइंट सी। अपॉन कैविटी का रेडियस r/2, ठीक है। इसको अगर मैं लिख रहा हूं 3k/2r, दिस विल बी माइनस k/4r, तो टोटल पोटेंशियल कितनी, 3k/2r माइनस k/4r। क्या आ रहा है सॉल्व करके, 5k³ बिकॉज हमें चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकालना था, क्वेश्चन ने क्यू नहीं दिया था, तो क्यू की वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाया क्यूब रो। तो ये क्वेश्चन में जो वेरिएबल नहीं दिया उसे यूज नहीं कर सकते। किसने पूछा, पोटेंशियल इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नीट आपने देना है, मैंने नहीं देना। यहाँ पे आर को 0 पुट किया, ड्राइव किया था ये फॉर्मूला। क्या आंसर आया रो की टर्म्स में, मेरे पास जो आंसर दिया दैट इज, यार नहीं पता नहीं, देख ले जो भी आ रहा है, मैं बुक में से लिखाया था पर ये है नहीं बुक में।
सॉल्व करके आ रहा होगा शायद 5/12 रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट. Extrude. Uniformly charged. A uniformly charged shell of charge plus Q is cut into two halves as shown in the figure. Find the magnitude of a point negative charge which is to be placed. Find the magnitude of point negative charge which is to be placed at the center of shell so that the two parts will not separate. So that two parts will not separate. इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सॉरी पॉजिटिव. अगर यहां से कट कर दिया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाएंगे. हमने बताना है यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज रखें so that they don't separate. बिकॉज ये वाला हाफ इसको रिपेल करेगा और अगर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर ले तो बैलेंस हो जाएगा. कर दो सॉल्व.
अब ज्यादा पेन लाएगा तो एक ही बारी क्लास के बाद उठाए अपने सारे पेन। क्या आया आंसर? इतना टाइम क्यों लग रहा है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर किया डीए। इस स्मॉल एरिया डीए पे जो चार्ज होगा दैट इज सिग्मा डीए। और पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल अट्रैक्ट करेगा। अगर चार्ज कंडक्टर है, अपने चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे भी आउटवर्ड प्रेशर वही लग रहा है, तो फोर्स कितनी लग रही है? अगर नेट फोर्स 0 हो गई तो बैलेंस हो गया। तो और डीएफ क्यू कितना है? डीएफ क्यू कौन सा फोर्स मार्क की थी मैंने? डी क्यू पे, इसके कारण। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे? अगर चार्ज डी क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स क्या होती है? डी क्यू इंटू ई। तो डी क्यू कितना है? सिग्मा इंटू डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का के क्यू बाय आर स्क्वायर। डी ए कैंसिल, एक सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू पुट कर लो, अब साइलेंट नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। फाइंड द आंसर। मैथ्स रह गया अब तो। फॉर्मूला समझ आया मैंने क्यों लिखा है? डी एफ इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। कि जितनी इनवर्ट फोर्स है उतनी आउटवर्ड फोर्स है, तो बैलेंस्ड है। क्या? बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, एक स्टेप में कैसे करोगे? एमसीक्यूज में आएगा तो उसमें अल्टीमेटली निकलना फिर प्रेशर ही है। स्मॉल क्यू की वैल्यू क्यू बाई माइनस क्यू बाई 2 आ रही होगी। वैल्यूज पुट करोगे ना यहाँ पे,
हमारे पास है के इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा इज यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो स्मॉल क्यू कम्स आउट टू बी Q/2 और वो नेगेटिव है। वैसे से मैग्नीट्यूड है, इट शुड बी नेगेटिवली चार्ज ऑलवेज।